Hello, dear aspirants. I hope you all are doing great, superb, and awesome. Welcome back to the channel. My name is Indita Tripathi and CS स्टूडेंट्स के एग्जाम्स बहुत करीब हैं. आई होप आप लोग बहुत अच्छे से बहुत मेहनत लगा करके और बहुत हिम्मत लगा करके पढ़ाई को कर रहे होंगे. ठीक है, विंटर्स भी करीब हैं, विंटर्स भी अप्रोच कर रहे हैं. दिसंबर का एग्जाम, दिसंबर का अटेम्प्ट यूजुअली थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए, बट कोई नहीं. As the situation is tough, we are tough as too. Okay. So today we are going to revise a very important and very crucial concept of the Companies Act 2013. That is section number 62. Section number 62 बोलता है further issue of share capital. ठीक है, ये एक ऐसा सेक्शन है जो यूजुअली थोड़ा सा बड़ा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको पढ़ने में दिक्कत आती है कहीं ना कहीं. ठीक है, आपको नहीं आती है, आप लोग फटाफट से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देख करके छोड़ सकते हैं, बट अगर जिन बच्चों को आती है वो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक वर्ड, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे. ओके, तो एज सेक्शन नंबर 62 इतना बड़ा है, देखिए ये सारा बेयर एक्ट की लैंग्वेज है और सेक्शन नंबर 62 ये सारा बेयर एक्ट इतना सारा लिखा हुआ है. ठीक है, बट आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है. एग्जाम्स बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल क्रक्स में आप लोगों को पढ़ाई करनी है. क्रक्स के लिए क्रक्स नोट जरूरी है. सो चलिए शुरू करते हैं, नोट्स पे चलते हैं और बड़े आराम से चुटकियों में आपको ये सेक्शन समझ आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा ये सेक्शन कब खत्म हो गया. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सो सेक्शन नंबर 62, यस ये रहा. ठीक है, ये आपका सेक्शन नंबर 62, चैप्टर नंबर 4 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स. चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स. आपको पता है ना कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? यस, 29 चैप्टर्स हैं. जिसका चैप्टर नंबर 4 दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स का सेक्शन नंबर 62 बोलता है फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में. अब ये फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, इसको समझने के लिए एक मजेदार सी कहानी आप लोग समझ जाएंगे. ये सेक्शन आपके चुटकियों में खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं. कहानी शुरू करने के पहले गाइस एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे यार. तो चलिए शुरू करते हैं. अब देखो एक प्यारा सा बच्चा आप लोगों को आगे दिख रहा होगा. ठीक है, ये एक बच्चा है, बच्चे का नाम रखते हैं, क्या रखें, गोलू. ठीक है, ये है गोलू. अब गोलू को ना बर्गर खाना था. अब एक बच्चा था गोलू जिसको बर्गर खाना था. अब वो बर्गर था 20 रुपीज का. ठीक है, अब गोलू के पास थे सिर्फ और सिर्फ गोलू के पास सिर्फ 10 रुपए थे. अब बात रही कि बाकी के 10 रुपए कहाँ से आएंगे. ठीक है, बाकी 10 रुपए गोलू कहाँ से लाएगा. तो अब ये बच्चा सबसे पहले जाता है अपने पेरेंट्स के पास. ठीक है, सबसे पहले ये जाता है आपके अपने पेरेंट्स के पास. ये हो गए पापा जी और ये हो गई मम्मी जी. मम्मी जी के एक बिंदी लगा दी जाए. यस. सबसे पहले ये जाता है अपने पेरेंट्स के पास कि मम्मी पापा मुझे बर्गर खाना है, तो क्या आप मुझे पैसे दोगे. तो मम्मी पापा कहते हैं हम बेटा तुमको सिर्फ 3 रुपए ही दे पाएंगे. तो 3 रुपीज इसको अपने मम्मी पापा से मिल गए. अब ये कहता है कि बाकी के पैसे कहाँ से लाएं. फिर ये जाता है अपने कजिन्स के पास. ठीक है, ये इसके कुछ कजिन्स हैं, छोटे छोटे और कजिन्स भाई बहनों के पास जाता है. उनसे कहता है कि तुम लोग के पास पैसे हो तो दे दो यार, बाद में मैं तुम्हें लौटा दूंगा या फिर बदले में मैं तुम्हारा कोई काम कर दूंगा. तो ये कजिन्स के पास जाता है. कजिन्स के पास से इसको अरेंज हो जाते हैं 2 रुपए. ठीक है, अब अभी भी कितने पैसे बचे हुए हैं, 10 रुपए तो थे इसके पास, 10 रुपए चाहिए थे. 10 में से 3 तो 5 मिल गए, 5 रुपए भी और इसको लेने हैं. अच्छा, अब ये सोचता है कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं. तो अब ये जाता है कुछ अपने फ्रेंड्स के पास. ठीक है, फ्रेंड्स के पास या फिर और अच्छे वाले फ्रेंड्स के पास. ठीक है, कुछ और अच्छे वाले फ्रेंड्स के पास भी जाता है. उससे इसको अरेंज हो जाते हैं, मान लीजिए 3 रुपीज. ठीक है, स्टिल 2 रुपए बचे हुए हैं अभी. ठीक है, अब ये 2 रुपए के लिए गोलू कहाँ जाएगा, बच्चा कहाँ जाएगा. अब ये जाता है यूजुअली जनरल पब्लिक के पास. ठीक है, जनरल पब्लिक में उसके कोई भी हो गया, मतलब कहीं से भी कोई भी इसका जो दोस्त नहीं है उससे कह दिया यार तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद वापस कर दूंगा. ठीक है, तो जनरल पब्लिक से कहता है जिसके पास 2 रुपए हो वो मुझे दे दो, बाकी कुछ टाइम बाद मैं वापस कर दूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले इस बच्चे को जब पैसे की नीड थी तब वो किसके पास गया, सबसे पहले जो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस थे ये उन्हीं के पास गया. ठीक है, ना कि सबसे पहले जनरल पब्लिक के पास. जब ये सारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस ने खत्म कर लिए तभी जाकर के वो जनरल पब्लिक के पास गया. कंपनी के केस में भी अगर इसी सिनेरियो को अप्लाई करें तो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. हमने सबने जाना था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो कंपनी को भी जब पैसे की नीड होगी, कंपनी को भी जब पैसा चाहिए होगा, कंपनी वांट्स रुपीस, कंपनी वांट्स मनी. ठीक है, तो कंपनी को सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग सोर्सेस से ही वो मनी लेनी होगी. ठीक है, एग्जिस्टिंग सोर्सेज जब आप एग्जॉस्ट कर लेंगे, जब ये सारे सोर्सेज खत्म हो जाएंगे तभी आप जनरल पब्लिक के पास जा सकते हैं, जिससे हम कहते हैं पब्लिक इशू. ठीक है, पब्लिक इशू कंपनी
तभी लाएगी आगे। देखो एक बार क्या होता है, पहला होता है पब्लिक इशू, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। दो टाइप के इशू होते हैं। देखो इशू ना दो टाइप के होते हैं। जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी कैपिटल रेज करती है, मतलब कैपिटल रेज करके पैसा इशू करती है। तो इशू कंपनी दो तरीके से कर सकती है अपने शेयर्स को। सबसे पहले होता है इनिशियल, ठीक है, इनिशियल, देन इसके बाद होता है फर्दर। इनिशियल कब होता है, जब कंपनी पहली पहली बार पब्लिक इशू लाती है, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक इशू। इसके बाद कंपनी जब भी पैसा रेज करेगी बाय इशूइंग शेयर्स बाय इंक्रीजिंग इट्स शेयर कैपिटल, उसे कहेंगे फर्दर पब्लिक इशू, दैट इज एफपीओ। इसे कहेंगे आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो पहली बार होता है, पहली बार सिर्फ एक बार होता है, ठीक है। देन इसके बाद आता है फर्दर पब्लिक इशू। इसके बाद कंपनी को जब भी पैसा चाहिए होगा, आईपीओ के बाद कंपनी को कभी भी पैसा चाहिए होगा, उसे कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर करने के लिए कंपनी को हमेशा सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग सोर्सेज को खत्म करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग सोर्सेज के बाद अगर एग्जिस्टिंग सोर्सेज के पास से भी पैसा उतना अरेंज नहीं हो पा रहा है जितना कंपनी को चाहिए, देन फिर कंपनी अलग से एक बार और फर्दर पब्लिक इशू ला सकती है, फर्दर पब्लिक ऑफर ला सकती है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग सोर्सेज कंपनी के पास क्या एग्जिस्टिंग, अब इस बच्चे के पास तो एग्जिस्टिंग सोर्सेज थे, इसके पेरेंट्स, कजिन्स, फ्रेंड्स, लव वंस, और इसके बाद आया था वो जनरल पब्लिक में। कंपनी के पास एग्जिस्टिंग सोर्सेज क्या होते हैं, चलिए वो जानते हैं, ठीक है। तो एफपीओ करने के लिए कंपनी सेक्शन नंबर 62 का यूज करती है। सेक्शन नंबर 62 की हेडिंग पढ़िए, फर्दर पब्लिक ऑफर। व्हेनेवर कंपनी वांट्स टू इशू फर्दर शेयर्स टू पब्लिक, प्रायोरिटी किसको दी जाती है, एग्जिस्टिंग सोर्सेज को। एग्जिस्टिंग सोर्सेज सेक्शन नंबर 62 में 4 तरीके के एग्जिस्टिंग सोर्सेज दिए हुए हैं, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 62(1)(a), सेक्शन नंबर 62(1)(b), सेक्शन नंबर 62(1)(c एंड अंडर सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3। देयर आर द 4 सोर्सेज जो जब ये सारे एग्जिस्टिंग सोर्सेज खत्म हो जाएंगे तब कंपनी जनरल पब्लिक के पास पैसा मांगने जा सकती है, ठीक है। अब सबसे पहला जो सोर्स आता है वो आता है राइट इशू, ठीक है। राइट इशू एज नाम से ही पता चल रहा है कि या राइट दिया जा रहा है किसी को। अब राइट किसको देते हैं, राइट हम देते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कभी भी कंपनी को आईपीओ के अलावा जब आगे पैसा रेस करना है तो जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं सबसे पहला राइट उनको दिया जाएगा। अगर उन्होंने भी वो राइट को रिनाउंस कर दिया या फिर छोड़ दिया तब जाकर के वो आगे फर्दर मूव कर सकते हैं, वरना पहला जो राइट होता है, पहला अधिकार होता है आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। तो पहला आ गया हमारा सेक्शन नंबर 62(1)(a) के अंदर ऑफर ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर करते हैं वो होता है राइट इशू। देन सेक्शन नंबर 62(1)(b) कहता है ईसॉप या फिर ईसॉस, दैट इज जब हम एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन इशू करते हैं। अब स्टॉक ऑप्शन क्या होता है जब हम ईसॉप पढ़ेंगे तब जानेंगे, अभी आप क्रक्स में इतना समझ लो। ईसॉप का मतलब होता है जब आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज बहुत अच्छा काम परफॉर्म करते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप कंपनी के कुछ शेयर्स उनको कम दामों पे देते हो। तो वो कम दामों पे जो आप शेयर्स देते हो वो एक तरीके से उनके लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स के अंदर देते हो, ठीक है। एक तरीके से उनके लिए एप्रिसिएशन हो गया, इससे दोनों को फायदा हो गया, कंपनी को भी पैसा मिल गया। भाई डिस्काउंट पे दे रहे हैं, फ्री पे नहीं दे रहे हैं, फ्री में नहीं दे रहे हैं, तो डिस्काउंट पे भी दे रहे हैं बट पैसा तो दे रहा है ना एम्प्लॉय। तो कंपनी को पैसा मिल गया और एम्प्लॉय को कम प्राइस में शेयर मिल गया। तो ये होता है एक तरीके से ईसॉप। तो ऑफर करेंगे शेयर्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को अंडर सेक्शन नंबर 62(1)(b). अच्छा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होता है, हम शेयर्स जो है वो कुछ जनरल पब्लिक को देते हैं, ठीक है। एक होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। जब हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पढ़ेंगे तब दोनों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब होता है ऑफर ऑफ शेयर्स टू स्पेसिफिक पर्संस फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब हम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों को शेयर्स अलॉट करते हैं उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। देन आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ लोन और डिवेंचर इनटू शेयर्स। ये क्या होता है, जब हम सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे देन विल गेट टू नो। जब हम लोन को या फिर डिवेंचर्स को एज पर एग्रीमेंट जब शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तब भी हमारे पर एक तरीके से पैसा आता है। इन चारों ही सोर्सेज में कंपनी के पास पैसा आ रहा है, इस वजह से कंपनी का फायदा है। उसको हम कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। ये फर्दर पब्लिक ऑफर के 4 तरीके हैं। सेक्शन 62(1)(a) पेरेंट से लिया, दैट इज राइट इशू। सेक्शन नंबर 62(1)(b) कजिन से लिया, दैट इज ईसॉप्स और ईएसपीएस। सेक्शन नंबर 62(1)(c) लव वन से लिया, दैट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3, दैट इज कन्वर्जन ऑफ लोन और डिवेंचर्स इनटू शेयर्स। अच्छा, आज हम क्या कवर करेंगे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे, वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम चारों ही कवर कर लें, बट
हम आज कोशिश करेंगे कि हम ये दोनों कवर कर ले एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये दोनों कवर हो जाएगा, तो 2 क्लासेस में आपका पूरा सेक्शन नंबर 62 कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 62 1A राइट इशू, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इन चारों ही में एक कॉमननेस है, इन चारों ही को करने के लिए कंपनी को एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग लगेगा। चारों ही आप ओआर से नहीं कर सकते हो, शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन लगेगा, और कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा, यस स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 62 1A की शुरुआत करते हैं, राइट इशू। राइट इशू का मतलब हम लोगों ने समझा, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सबसे पहले ऑफर करती है सिक्योरिटीज, उसे कहते हैं राइट इशू। राइट का मतलब है उनका अधिकार, ठीक है। अच्छा, उन्हें उनका अधिकार कैसे बताएंगे, आपके शेयर होल्डर्स को सपना आ जाएगा कि कंपनी को पैसा चाहिए और कंपनी शेयर्स रेज करने वाली है उन्हें, नहीं, ऑब्वियसली नोटिस देके पता चलेगा। तो कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है ऑफर ऑफ लेटर ऑफ ऑफर। कंपनी शेयर होल्डर्स यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करेगी, ऑफर करेगी सिक्योरिटीज बाय इशूइंग लेटर ऑफ ऑफर। कंपनी क्या उन्हें इश्यू करेगी, क्या कैसे नोटिस देगी, लेटर ऑफ ऑफर इश्यू करके। उस लेटर ऑफ ऑफर में 2 चीजें लिखना मैंडेटरी है कंपनी को, कितने शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है वो, और शेयर होल्डर्स का राइट टू रिनाउंस है। अच्छा, रिनाउंस का मतलब है शेयर होल्डर चाहते हैं तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये शेयर होल्डर अगर नहीं चाहते हैं तो वो ऑफर किसी और को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं लेना चाहती, बट मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे फ्रेंड को ये ऑफर दिला दूं, तो मैं दिला सकती हूँ, इट इज टोटली अलाउड। तो लेटर ऑफ ऑफर में 2 चीजें लिखना जरूरी है, दैट इज कितने शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और उनका राइट टू रिनाउंस है। आप प्रॉपर्ली बताओगे ये 2 चीजें, तो आपको लेटर ऑफ ऑफर में बताना ही बताना है, शैल बी रिटेन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कंडीशंस कुछ होती हैं राइट इशू की। टाइम पीरियड विद इन विच एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स शैल हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर। अब फॉर एग्जांपल, कंपनी ने तो शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर दे दिया, कंपनी को अर्जेंट पैसा चाहिए। अब क्या शेयर होल्डर्स मान लो 100 दिन नहीं रिप्लाई करेंगे, तो क्या 100 दिन कंपनी का काम लटका रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कहती है कि हम आपको 7 दिन से लेकर के 30 दिन का समय दे रहे हैं, कम से कम 7 दिन का ऑफर है, कम से कम 7 दिन का ऑफर है, और मैक्सिमम 30 दिन का ऑफर है। 7 दिन से लेकर के 30 दिन का समय है आपके पास, कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। आपको इसके अंदर आपका जो भी डिसीजन है बता देना है। अब शेयर होल्डर्स का क्या डिसीजन होगा, या तो शेयर होल्डर्स उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनको कंपनी शेयर्स अलॉट कर देगी। अगर उस ऑफर को शेयर होल्डर रिनाउंस करते हैं किसी और के नाम पर, तो ऑब्वियसली किसी और के नाम पर किया गया, तो शेयर होल्डर जिसने रिनाउंस किया वो हो गया रिनाउंसर, और जिसको रिनाउंस किया वो हो गया रिनाउंसी। तो शेयर्स किसको मिल जाएंगे, शेयर्स विल बी अलॉटेड टू रिनाउंसी। और अगर शेयर होल्डर्स ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पूरी पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्पोज ऑफ दो शेयर्स, पूरी पावर है कि अब उस शेयर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं और बेच सकते हैं। जब शेयर होल्डर्स ने नहीं लिया, भाई हमने तो प्रायोरिटी दे दी शेयर होल्डर्स को, अब शेयर होल्डर ही नहीं लेना चाहता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव फुल डिस्क्रिप्शन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्पोज ऑफ दो शेयर्स इन सच मैनर विच इज नॉट डिसएडवांटेजेस टू अदर शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली आप अदर शेयर होल्डर्स का ख्याल रखोगे कि उनको नुकसान ना हो, ठीक है, बाकी आप ये शेयर्स कहीं भी बेच सकते हो। अच्छा, अगर आपने मान लो 30 दिन के अंदर अंदर ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया, तो मान लो 7 दिन से लेकर के 30 दिन तक का समय है ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए, और शेयर होल्डर्स ने 30 दिन के अंदर ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऑफर माना जाएगा कि उन्होंने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है। डिक्लाइन मतलब रिजेक्ट कर दिया है, और ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्पोज ऑफ दो शेयर्स। अच्छा, एक बात बताइए, मान लो कंपनी क्या कहते हैं 7 दिन का समय भी नहीं देना चाहती है, ठीक है, कंपनी चाहती है कि मैंने आज राइट इशू का ऑफर दिया है, और बिल्कुल हम 7 दिन भी नहीं रुक सकते हैं, हमें तुरंत अर्जेंट पैसा चाहिए, ठीक है। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है, बिल्कुल यस अलाउड है, बट छोटी कंपनीज को अलाउड है। छोटी कंपनीज का मतलब है प्राइवेट कंपनीज, और प्राइवेट कंपनी भी तब जब वो कम से कम 90% मेंबर्स का कंसेंट ले ले। प्राइवेट कंपनीज अगर अपने मेंबर्स 90% ऑफ मेंबर्स का कंसेंट ले लेती हैं, तो लेसर पीरियड भी आपको अलाउड है, 7 दिन से कम का समय भी आप राइट इशू वाले शेयर होल्डर्स को दे सकते हो। हश, ये छोटा सा सेक्शन था राइट इशू का। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो लाइक बटन प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिले। अच्छा, लाइक बटन प्रेस करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 62 1B। सेक्शन नंबर 62 1A में कोई भी डाउट हो आप लोगों को, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा वो भी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेक्शन नंबर 62
1B शुरू करते हैं। 1A क्लियर हो गया हमारा, राइट इश्यू। राइट इश्यू में क्या होता है, लेटर ऑफ ऑफर देते हैं। लेटर ऑफ ऑफर में दो चीजें लिखना जरूरी है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड एंड राइट टू रिनाउंस। ठीक है, अच्छा कितने टाइम का लेटर ऑफ ऑफर होता है, 7 दिन से लेकर 30 दिन का। 7 दिन से लेकर 30 दिन का। इसके अंदर शेयर होल्डर्स तीन काम कर सकते हैं, एक्सेप्ट किया तो अलॉटमेंट हो जाएगा, रिनाउंस किया तो रिनाउंसी को शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, रिजेक्ट कर दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन शेयर्स को बेच सकते हैं, विच इज नॉट डिट्रीमेंटल टू कंपनी, विच इज नॉट डिसएडवांटेजियस टू कंपनी। ठीक है, 30 दिन के बाद अगर आपने उसको 30 दिन तक अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो माना जाएगा कि जैसे कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन शेयर्स को बेच सकते हैं। अच्छा, 7 दिन से कम का समय कंपनीज दे सकती हैं, वो छोटी कंपनीज दे सकती हैं, दैट इज प्राइवेट कंपनी आफ्टर टेकिंग कंसेंट ऑफ इट्स 90% मेंबर्स। 7 दिन से कम का भी समय राइट इश्यू में कंपनी दे सकती है। कौन सा रेजोल्यूशन कंपनी को पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। अब हम पढ़ते हैं ईसॉप। ठीक है, ईसॉप क्या होता है, सेक्शन नंबर 62(1)(b) में लिखा है। ईसॉप का मतलब होता है जब ऑफर करते हैं शेयर्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को। यहाँ किसे कर रहे थे हम, अपने शेयर होल्डर्स को। यहाँ किसे कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, चलिए उसको पढ़ते हैं। अच्छा, ये आता है आपका सेक्शन नंबर 62(1)(b). ये भी बहुत छोटू सा सेक्शन है, बड़ा प्यारा सा। ठीक है, अब इसका मीनिंग तो हम लोगों ने जान लिया, ऑफर ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉयज अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, एक स्कीम बनाते हैं कंपनीज, यूजुअली क्या करती हैं, एक स्कीम बनाती हैं। उस स्कीम के अंदर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो कि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको शेयर्स अलॉट करती हैं। अच्छा, क्यों करती हैं कंपनीज, कोई आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका लॉजिक क्या है, ईसॉप लाने का लॉजिक क्या है। ईसॉप कंपनीज इसलिए इश्यू करती हैं क्योंकि एम्प्लॉयज कंपनी के की एसेट्स होते हैं, एम्प्लॉय ही कंपनी को एक तरीके से चला रहे होते हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो एम्प्लॉइज को रोकने के लिए, कंपनी में जो कंपनी के की एम्प्लॉइज हैं उनको रोकने के लिए कंपनी उन्हें कुछ बेनिफिट देती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट में 2500 रुपए है तो वो कंपनी उन एम्प्लॉइज को वो शेयर हो सकता है 1000 रुपए में ही दे रहे, तो कंपनी को भी फायदा, कंपनी को 1000 रुपए मिल गए एंड शेयर होल्डर्स को वो 2500 का शेयर 1000 रुपए मिल गया, तो विन विन सिचुएशन होती है। ठीक है, तो अच्छा, ईसॉप्स या ईएसपीएस अगर लिस्टेड कंपनी इशू कर रही है तो फिर ये कंपनीज एक्ट आप नहीं पढ़ोगे, तो सेबी के रेगुलेशंस अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर अदर कंपनी है, कोई अनलिस्टेड कंपनी है, तो सेक्शन नंबर 62(1)(b) जो कि हम आगे पढ़ेंगे वो अप्लाई होता है, और रूल 12 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स विल अप्लाई। ओके, अच्छा, ईसॉप इशू करने के लिए क्या कंडीशन है, पहले तो हमने पढ़ ली, यस एसआरएनजीएम पास करना है। अच्छा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में एम्प्लॉय का मतलब क्या है, ये बहुत क्रूशियल है, नंबर ऑफ टाइम्स एक एग्जाम में आया है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये आएगा पक्का आपके एग्जाम में इस बार। ठीक है, तो एम्प्लॉय मींस का मतलब है यही लोग कवर होंगे, इंक्लूड्स नहीं लिखा है यहाँ पे, ये लोग भी कवर नहीं होंगे, यही लोग कवर होंगे एम्प्लॉय की डेफिनेशन में। कौन लोग कवर होंगे, यस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज, चाहे वो इंडिया के हों चाहे इंडिया के बाहर के हों, यस कंपनी के डायरेक्टर्स, हर टाइप के डायरेक्टर, चाहे वो एनईडी हो, ईडी हो, कोई भी तरीके के डायरेक्टर हो, वुमेन डायरेक्टर हो, कोई भी, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप ईसॉप नहीं दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ईसॉप दे दिया तो वो इंडिपेंडेंट ही नहीं रहे यार, इस वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप ईसॉप नहीं दे सकते हैं। अच्छा, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज को भी ईसॉप्स आप दे सकते हो। मान लो मेरी कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी है, मुझे उनके एम्प्लॉइज को ईसॉप्स देने हैं, बिल्कुल दे सकते हो आप। उनके एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी के ईसॉप्स देने हैं, ठीक है, उस कंपनी के नहीं, अपनी कंपनी के। और मेरी कोई सब्सिडरी कंपनी है, उसके एम्प्लॉइज को मुझे अपनी कंपनी के ईसॉप्स देने, बिल्कुल दे सकते हो आप, चाहे इंडिया में हो वो एम्प्लॉइज, चाहे आउटसाइड इंडिया हो। ठीक है, तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। या मीन्स है तो परमानेंट एम्प्लॉइज इंडिया के या इंडिया के बाहर के, डायरेक्टर्स इंडिया के या इंडिया के बाहर के, सारे टाइप के डायरेक्टर्स, आईडीज इंक्लूड नहीं होंगे। एम्प्लॉइज, अच्छा एम्प्लॉइज इसमें भी जो सब्सिडरी और होल्डिंग वाले हैं उनमें इनका ध्यान रखिएगा, ए और बी वाले ही होने चाहिए। ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स, चाहे इंडिया के हो चाहे इंडिया के बाहर हो, मेरे सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज भी कवर होते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय में क्या नहीं कवर होता है, प्रमोटर्स आर नॉट कवर्ड इन एम्प्लॉइज। प्रमोटर्स को क्यों नहीं कवर किया, प्रमोटर्स तो कंपनी खुद ही चलाते हैं यार, प्रमोटर्स की ही एक तरीके से कंपनी होती है, तो अपने आप को एक प्रमोटर रिवॉर्ड दे देंगे क्या, बिल्कुल नहीं। प्रमोटर्स को आप ईसॉप्स नहीं दे सकते हैं, और एक ऐसे डायरेक्टर को आप ईसॉप्स नहीं दे सकते हैं जिसके पास कंपनी की 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। अगर किसी एम्प्लॉय के पास कंपनी के 10% से ज्यादा आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हैं तो उसे आप ईसॉप्स नहीं दे सकते हो। ठीक है,
ठीक है। किसी भी तरीके से नहीं दे सकते हो, ना ही डायरेक्टली दे सकते हो, ना ही इनडायरेक्टली दे सकते हो कि उसके रिलेटिव्स को दे दिया, मतलब उसका एक रिलेटिव है कंपनी में डायरेक्टर जिसके पास 10% से कम होल्डिंग है, आपने उसको दे दिया तो अल्टीमेटली तो उसका ही हो गया ना, या फिर उसके स्पाउस को दे दिया आपने, ये सब आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसे एम्प्लॉय को नहीं दे सकते जिसके पास 10% से ज्यादा आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हैं, चाहे डायरेक्टली हुए हैं चाहे इनडायरेक्टली हैं, ठीक है, थ्रू इस रिलेटिव्स और बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, मान लो 10% क्या है, एम्प्लॉय के पास तो 5% ही है, बट स्पाउस के पास 6% है, तो 6 + 5 11 हो गया, तो आप उसे नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो आप प्रमोटर्स को और ऐसे डायरेक्टर्स जिनके पास 10% ज्यादा आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हैं, आप उन्हें स्वैप्स नहीं दे सकते हो क्योंकि वो एम्प्लॉय में ही कवर नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर स्टार्टअप कंपनी। ये जितना भी हम लोगों ने एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ी ना, क्या कवर होगा क्या नहीं कवर होगा, ये यूजुअली स्टार्टअप जो कंपनीज होती हैं उनके ऊपर ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब उनके वो जिसको जिसको ईसॉप देना चाहते हैं वो उसको दे सकते हैं, कोई एक्सक्लूजन नहीं है। ठीक है, लेकिन कब तक, क्या जब तक हमेशा ही वो स्टार्टअप बनी रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मान लो कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हुई, स्टार्टअप कंपनी, वो अगले 10 साल तक कितने भी, किसी भी इंप्लॉय को, किसी भी डायरेक्टर को, इनफैक्ट प्रमोटर को भी ईसॉप्स दे सकती है। स्टार्टअप डिक्लेयर करना, स्टार्टअप कौन डिक्लेयर करेगा? डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन करके है, वो डिक्लेयर करेंगे आपको स्टार्टअप कंपनी। तो आप अगले 10 साल तक किसी भी इंप्लॉय को ईसॉप दे सकते हो। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया वाला लाए थे, तब जाकर के ये नोट ऐड हुआ था, एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ था। सम डिक्लेरेशंस हैव टू बी मेड इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, अब ऑब्वियसली एसआरएनजीएम पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कुछ स्पेसिफिकेशंस बताने होंगे। ठीक है, जो एसआर का नोटिस जाएगा उसमें क्या क्या आप स्पेसिफिक चीजें बताओगे, वो रूल 12 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। आप लोग एक प्लेन रीडिंग मारोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारा कुछ माइंड में बैठ जाएगा। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई लेट यू नो एंड आई लेट यू क्लियर ऑल द डाउट्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। राइट इश्यू एंड ईसॉप हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 3 कवर कर लेंगे। सेक्शन 62 हमारा प्यारा छोटू सा सेक्शन कवर हो जाएगा। तब तक के लिए हैप्पी स्टडीज एंड टेडा बाय बाय।